ये है अफगानिस्तान और ये है अफगानिस्तान का मिनरल मैप, जिसे यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने 2012 में पब्लिश किया था। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में 1400 प्लस मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जिनकी करंट मार्केट वैल्यू 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में है। एंड मेन हाईलाइट लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड कॉपर, तीन मेटल्स जो कि मॉडर्न टेक इंडस्ट्री को रन करते हैं। इसके अलावा एक और मिनरल है जो कि अफगानिस्तान को स्पेशल बनाता है और वो है टैंक व्हाइट मिनरल। अब तालिबान जो कि पावर में आने से पहले तालिबान के मेन रिवेन्यू सोर्सेस में से एक था, जिसे इलीगली सेल करके तालिबान, आईएसकेपी और दूसरे मिलिटेंट एंड इंसर्जेंट ग्रुप ईयरली 300 मिलियन डॉलर तक कमा लेते थे। एंड देन ऑब्वियसली ओपियम, 2021 तक वर्ल्ड का 80% ओपियम अफगानिस्तान में उगाया जाता था, जिसकी वजह से साल 2017 में अफगानिस्तान की इलीगल इकोनॉमी 6 बिलियन डॉलर को टच कर गई थी। बट ओपियम और मिनरल से भी ज्यादा कुछ वैल्यूबल है, तो वो है अफगानिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन, जिसे कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रीज आज से नहीं बल्कि पिछले 300 सालों से फाइट कर रही हैं, और ये फाइट अब और भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। बट अफगानिस्तान में चल रहे पावर गेम को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस कर्व के बारे में जानना होगा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज ग्लोबल वॉर का बैटल ग्राउंड बन चुका है। सेकेंड सेंचुरी में सेंट्रल एशिया के हिस्से से सिल्क रूट के रास्ते निकलते थे, एंड अफगानिस्तान के ये शहर बामियान, कंधार, हेरात और काबुल इन ट्रेड रूट के मेजर ट्रेड हब हुआ करते थे, जिसकी वजह से आसपास की सभी रियासतें इन रूट्स को कंट्रोल करना चाहती थी। पर उस समय यहाँ पर कोई भी परमानेंट बॉर्डर नहीं था। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश से एक गलती हुई। 1893 में ब्रिटिश डिप्लोमेट सर दुरान ने नॉर्थ में पामीर रीजन से लेकर साउथ में कुले मलिक शाह तक 2430 किलोमीटर लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ दी, जिसे दुरान बॉर्डर कहा गया। रीजन रशियन एम्पायर को साउथ एशिया में फैलने से रोकना। बट अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल रहमान खान इस बॉर्डर एग्रीमेंट से खुश नहीं थे। उनकी डिमांड थी कि बॉर्डर पर पड़ने वाले सारे पश्तून विलेजेस को भी अफगानिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। बट ब्रिटिशर्स ने जस्टिफिकेशन दिया कि पिछले 2 एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ तक कब्जा कर लिया था, इसलिए ये विलेजेस ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में आएंगे। जबकि सच तो ये था कि इस बॉर्डर लाइन को स्ट्रैटेजिकली ब्रिटिश आर्मी की काइनेटिक पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए काफी सोच समझ कर ड्रॉ किया गया था, क्योंकि इस बॉर्डर लाइन के बनने से खैबर पास, बोलान पास और गुमाल पास का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश आर्मी के पास आ गया, जहां से उस समय इन्वेडर्स भारत में एंटर किया करते थे। ब्रिटिशर्स की थ्योरी शायद ये थी कि अगर वो अपनी मिलिट्री को इन पासेस के ओपनिंग पॉइंट पर ही डिप्लॉय कर देते हैं, तो फ्यूचर में उनके लिए रशियन ट्रूप से खुद को डिफेंड करना आसान होगा। यहाँ पर अफगानिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा एडवांटेज दिया गया और वो था वखान कॉरिडोर, इन नैरो स्ट्रिप जो कि अफगानिस्तान को डायरेक्टली चाइना एंड भारत के कश्मीर रीजन से कनेक्ट करती है। और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वखान कॉरिडोर को लेकर ब्रिटिश एंड रशियन एम्पायर के बीच में पहले ही एग्रीमेंट साइन हो गया था, जिसकी वजह से इसे दुरान लाइन में इंक्लूड नहीं किया गया। अब ऐसे में अब्दुल रहमान खान ने कहा कि उन्हें कम से कम वजीरिस्तान तो दे दे। वजीरिस्तान गरीब था, बैरन था, लेकिन वहां पर पश्तूनों का दिल धड़कता था। अब्दुल रहमान खान खुद एक पश्तून किंग थे, इसलिए उनकी जिद थी कि वजीरिस्तान को तो कम से कम अफगानिस्तान में इंक्लूड किया ही जाना चाहिए। पर ब्रिटिशर्स इसके लिए नहीं माने। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अब्दुल रहमान खान को इकोनॉमिक इम्ब्रिको की धमकी देकर उनसे बॉर्डर एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया था, क्योंकि वो सब्सिडीज और ट्रेड के लिए ब्रिटिशर्स पर हाईली डिपेंडेंट थे। एंड प्लस उस वक्त अब्दुल रहमान खान की आर्मी हिंदुकुश माउंटेन्स में हजारा ट्राइब्स से फाइट कर रही थी, जिसके लिए वेपन्स एंड बारूद भी ब्रिटेन ही सप्लाई कर रहा था। हाँ, लेकिन बॉर्डर एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले अब्दुल रहमान खान ने ब्रिटिशर्स को फ्यूचर में होने वाली तबाही को लेकर वार्निंग जरूर दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम उन्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करोगे तो वो ना तो कभी तुम्हारे हो पाएंगे और ना ही हमारे। तुम उनके साथ हमेशा जंग ही करते रह जाओगे, या फिर जो भी उन पर हक जताने की कोशिश करेगा वो हमेशा उनके साथ जंग में रहेगा। अब्दुल रहमान खान की ये वार्निंग जल्द ही सच भी साबित हुई। 1953 में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद नमी अमेरिका पहुंचे, जिसकी वजह यही दुरान लाइन थी, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन चुका था। अफगानिस्तान की डिमांड थी कि अमेरिका पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड प्रोवाइड करा रहा है उसे बंद कर दे,
क्योंकि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान उसके खिलाफ बॉर्डर पे कर रहा था। एंड पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान को इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड प्रोवाइड कराए ताकि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। बट अमेरिका ने साफ मना कर दिया। लेकिन क्यों? दरअसल अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह को अपनी कंट्री की सेंसिटिव लोकेशन का बहुत अच्छे से अंदाजा था, इसलिए वो अमेरिका या फिर सोवियत यूनियन किसी के भी अलायंस का पार्ट बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। और अब अमेरिका बिना किसी क्लियर कमिटमेंट के कोई एड देना नहीं चाहता था, स्पेशली तब जब उसके पास में पाकिस्तान का बेटर ऑप्शन अवेलेबल था। अमेरिका ने इस बात को मिसकैलकुलेट किया कि अगर अफगानिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट नहीं भी बनता है तब भी उसका इकोनॉमिक एड अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन की तरफ इंक्लाइन होने से बचा सकता है, जो कि उस वक्त उनके लिए काफी था। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन ने 1955 में अफगानिस्तान को $100 मिलियन का लोन दिया एंड इसके ही अगले साल 1956 में $32.5 मिलियन और दिए मिलिट्री एड के लिए। और ये वही टाइम था जब सोवियत ने यहाँ पर बैग्राम एयरबेस को भी डेवलप किया। काबुल से 40 किलोमीटर नॉर्थ परवान प्रोविंस में 3600 मीटर लॉन्ग रनवे, जिसके चारों तरफ हिंदुकुश की माउंटेन रेंज एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करती है। एंड बिगेस्ट एडवांटेज तारमेज एयरबेस, दुशांबे एयरबेस और खरगान तायुबे एयरबेस यहाँ से सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि उस समय सोवियत यूनियन की टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे। एंड पाकिस्तान का पेशावर एयरबेस भी यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था, जहाँ पर उस समय अमेरिका की फोर्सेस तैनात थी। लेकिन ये सब कुछ सोवियत यूनियन सिर्फ मिलिट्री एडवांटेज के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उनका एक्चुअल मोटिव अपनी फंडिंग के जरिए अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इन्फिल्ट्रेट करना था। जो एजुकेशन सेंटर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सोवियत यूनियन ने शुरू किए, वहां पर ऑलरेडी 2 कम्युनिस्ट ग्रुप भी बन गए थे, कल्क एंड परचम, जिन्होंने बाद में पीडीपी नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की एंड काबुल में कम्युनिज्म को फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से 1973 में किंग जाहिर शाह की गद्दी तक चली गई एंड कम्युनिस्ट ट्राइबल लीडर्स और दाऊद खान के बीच में पावर के लिए एक खतरनाक राजनीतिक खेल शुरू हो गया। दाऊद खान, नूर मोहम्मद तारिकी और हाफिजुल अमीन 1978 से 1979 के बीच अफगानिस्तान के 3 प्रेसिडेंट मारे गए। हाफिजुल अमीन को तो सोवियत फोर्सेस ने अपने हाथों से मारा था। दरअसल 26 दिसंबर 1979 को सोवियत फोर्सेस काबुल में एंटर हुई। उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हाफिजुल अमीन के खिलाफ सिविल अनरेस्ट चल रहा था, जो कि खुद प्रो सोवियत लीडर थे। इसीलिए जब सोवियत फोर्सेस ताजबेक पैलेस के अंदर एंटर हुई तो अमीन को लगा कि वो उन्हें बचाने के लिए आई है। अमीन ने फोर्सेस के साथ में डिनर तक किया, लेकिन कुछ मिनटों बाद जिन सोल्जर्स से अमीन ने हाथ मिलाया था उन्हीं ने उसकी हत्या कर दी। केजीबी को खबर मिली थी कि अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाने का प्लान कर रहे हैं, और ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड भी है कि जुलाई 1979 में प्रेसिडेंट कार्टर ने CIA को $6,95,000 की सीक्रेट फंडिंग पास की थी, ताकि इस फंडिंग का इस्तेमाल पाकिस्तान एंटी कम्युनिस्ट ट्राइबल लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए कर सके। लेकिन हाफिजुल अमीन तो खुद प्रो सोवियत लीडर थे, फिर उन्हें मारने की क्या जरूरत थी। दरअसल 1979 में ही कुछ और इंसिडेंट्स भी हुए थे, जिनमें से एक बड़ा इंसिडेंट था अमेरिकन एम्बेसडर अडोल्फ डब्स की हत्या। अब अमेरिका को यकीन था कि डब्स की हत्या में अमीन और सोवियत यूनियन का हाथ है, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए, जिससे हाफिजुल्लाह अमीन डर गए, क्योंकि उनके लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। और कहीं ना कहीं हाफिजुल्लाह अमीन को ये भी पता था कि उनके खिलाफ ट्राइबल लीडर्स को भड़काने में अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है। वो किसी भी तरह से अपनी गद्दी को बचाना चाहते थे, इसलिए अमेरिकन एम्बेसडर के अलावा उन्होंने मुजाहिदीन लीडर गुलबद्दीन हत्यार के साथ भी चोरी छिपे मुलाकात की, जो कि एंटी कम्युनिस्ट थे। वहीं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद जिया उल हक के साथ भी जॉइंट मीटिंग करने का प्लान कर रहे थे। अब ये सब कुछ सोवियत की मर्जी के खिलाफ हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें शक होने लगा कि कहीं हाफिजुल्लाह अमीन खुद एक CIA एजेंट तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कई साल न्यूयॉर्क में भी बिताए थे। एंड इसीलिए अब सोवियत यूनियन किसी ऐसे को पावर में लाना चाहता था जो उनके लिए लॉयल हो। दरअसल इस इंसिडेंट से 10 साल पहले 1968 में USSR ने ब्रिजवेट डॉक्ट्रिन पास किया था, जो कि सोवियत को ये राइट देता था कि ईस्टर्न ब्लॉक में कम्युनिस्ट रूल को प्रिजर्व करने के लिए वो अपनी मिलिट्री वहां पर भेज सकता है। और इसीलिए सोवियत फोर्सेस भी अफगानिस्तान में एंटर हुई,
उनका मेन एजेंडा प्रो सोवियत लीडर को राष्ट्रपति बनाना और अफगानिस्तान को फिर से स्टेबल करना था। उन्होंने ये बिल्कुल भी एज्यूम नहीं किया कि मुजाहिदीन के साथ उनकी फाइट 10 साल चलेगी, और शायद चलती भी नहीं अगर अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर्स को फंड नहीं किया होता। ऑपरेशन साइक्लोन के अंडर CIA ने 1979 से 1989 के बीच पाकिस्तान को $10 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग दी ताकि वो मुजाहिदीन फाइटर्स को ट्रेन एंड हथियार प्रोवाइड करा सके। पर यहाँ पर अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने ही एक बहुत बड़े फैक्टर को इग्नोर किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान एक डिफैक्टो कंट्री बन गया। सोवियत अफगानिस्तान को कम्युनिज्म के जरिए और अमेरिका और पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी अफगानिस्तान के ट्राइबल डायनेमिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जो कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल अफगानिस्तान को अफगान पश्तून ट्राइब्स की वजह से कहा जाता है, बट एक्चुअल में ये पूरी कंट्री मल्टीपल एथनिक ट्राइब्स में डिवाइडेड है, जो कि अफगानिस्तान के अलग अलग प्रोविंस को डोमिनेट करते हैं। इन ट्राइब्स का गवर्निंग सिस्टम, ट्रेडिशनल लॉज और भाषा एक दूसरे से काफी अलग है। यहाँ तक कि कई ट्राइब्स डिफरेंट स्कूल ऑफ इस्लाम को भी फॉलो करती हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इस इलाके में दुरान लाइन बनने से पहले पश्तून्स की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा थी, जिसकी वजह से दुरानी एम्पायर के लिए अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स को स्टेबल रखना आसान था। लेकिन दुरान लाइन बनने के बाद पश्तून्स पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया, जिसकी वजह से यहाँ की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए। आज अफगानिस्तान में 16 से 19 मिलियन पॉपुलेशन पश्तून्स की है, जबकि पाकिस्तान में 38 मिलियन पश्तून्स रहते हैं। हालांकि अभी भी पश्तून्स अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 40 to 42% है, तजीक 27 to 30%, उज्बेक 9%, हजारा 9% और बाकी सभी ट्राइब्स 1 से 4% के बीच में है। लेकिन क्योंकि पश्तून्स अपनी सिंगल मेजॉरिटी पावर खो चुके थे, इसलिए यहाँ पर किसी भी एक ट्राइब के लिए पूरे अफगानिस्तान पर रूल करना आसान नहीं था। और वो इसलिए भी क्योंकि इन ट्राइब्स के बीच में आपसी झगड़े भी काफी हैं, जिसकी वजह से ऑल ट्राइब अलायंस ही एक लौता तरीका है जिसके जरिए अफगानिस्तान को स्टेबल रखा जा सकता है। इसीलिए कि जाहिर शाह के टाइम पर ये ट्राइब्स सेमी ऑटोनोमस थी और जाहिर शाह या फिर उनकी कोर्ट रियरली ही इनके मामलों में दखल दिया करती थी। और यही रीजन है कि 1933 से 1974 एक लौता पीरियड है जब अफगानिस्तान एक स्टेबल कंट्री था। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग कम्युनिज्म और इस्लामिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस जरूर हुए, लेकिन उनकी एथनिक आइडेंटिटी उनके लिए हमेशा ही सबसे ऊपर थी। इसीलिए सोवियत फोर्सेस से लड़ाई में एक या दो मुजाहिदीन ग्रुप नहीं बने, बल्कि हर एक ट्राइबल कम्युनिटी का अपना एक मुजाहिदीन ग्रुप था। एंड जिस हाफिजुल्लाह अमीन को सोवियत फोर्सेस ने मारा, वो खुद एक गिलजे पश्तून थे, जिसकी वजह से PDPA का कल्क फ्रिक्शन, जिसमें पश्तून डोमिनेशन में थे, एंड मिलिट्री फोर्सेस जिनमें गिलजी पश्तून ज्यादा नंबर में थे, उन सभी ने पाकिस्तानी बैक्ड मुजाहिदीन ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जिन्हें CIA और ISI का डायरेक्ट सपोर्ट मिला, जैसे हिजाब इस्लामी एंड हकानी नेटवर्क। इसके अलावा तजीक डोमिनेटेड मुजाहिदीन ग्रुप जमात इस्लामी को भी CIA का बैकडोर सपोर्ट था। उज्बेक मिलिटेंट दोस्तों को तो खुद सोवियत फोर्सेस ने खड़ा किया ताकि ये CIA बैक्ड मुजाहिदीन ग्रुप से फाइट कर सके, जबकि हजारा सिया माइनॉरिटी ग्रुप्स को ईरान ने बैकिंग दी। एंड यही रीजन था कि 1989 में सोवियत फोर्सेस के विड्रॉ के बाद अफगानिस्तान में सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। इन ट्राइबल एथनिक ग्रुप्स के बीच में फाइट तो पहले से थी, लेकिन पहले ये लोग राजा के साथ में किसी तरह मिलकर अपने इलाके को चलाते थे। लेकिन अब हथियार और पैसा हाथ लगने के बाद इन ट्राइबल्स ग्रुप्स के बीच में अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वॉर शुरू हो गई। और इन्हीं से बाद में दो बड़े ग्रुप, पश्तून डोमिनेटेड तालिबान और तजीक डोमिनेटेड नॉर्थर्न अलायंस निकले, जो कि पॉलिटिकली अफगानिस्तान को रूल करना चाहते थे। तालिबान का मतलब पश्तो में स्टूडेंट होता है। ये वो अफगान स्टूडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई की। ये कंजर्वेटिव थे और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के जरिए अफगानिस्तान को रूल करना चाहते थे। 1996 में तालिबान पहली बार पावर में आया, लेकिन सिर्फ 6 साल ही रूल कर पाया। और वो इसलिए क्योंकि 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिकन फोर्सेस अलकायदा को डिसेंट्रलाइज करने के लिए अफगानिस्तान में एंटर हुई और तालिबान को यहाँ पर पावर से हटाकर एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट सेटअप की। लेकिन तालिबान को खत्म नहीं कर पाए, और वो इसलिए क्योंकि जिस पाकिस्तान ने अमेरिका को मुजाहिदीन फाइटर्स बनाने में हेल्प की थी, उसी ने तालिबान को छिपने की जगह भी दी। पर इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि तालिबान को कतर की भी बैकिंग थी।
अमेरिका और तालिबान के बीच में लड़ाई अगले 21 साल चली। एक टाइम में अमेरिका के अफगानिस्तान में 1 लाख ट्रूप्स और 1,20,000 नाटो ट्रूप्स डिप्लॉयड थे। एंड यही नहीं, अमेरिका ने अफगानिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग एंड सैलरी पर भी $73 बिलियन खर्च किए, जो कि अफगानिस्तान के अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर से 20 टाइम्स ज्यादा था। बट इतनी स्पेंडिंग्स एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री होने के बावजूद भी अमेरिका तालिबान को खत्म नहीं कर पाया, और वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान का 70% एरिया हिंदू कुश माउंटेन्स, पठार और बाकी बचा हुआ हिस्सा रेगिस्तान और सूखे मैदान से ढका हुआ है। यहाँ के माउंटेन केव्स, नैरो स्ट्रिप्स एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज के साथ में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इसलिए यहाँ एंटर होना फिर भी आसान है, लेकिन यहाँ से बिना गाइड के बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन जो ज्योग्राफी आउटसाइडर्स के लिए प्रॉब्लम है, वही यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करती है। एंड यही रीजन है कि तालिबान के लिए अटैक के बाद पहाड़ों में छिप जाना या फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्रॉस करना आसान था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, रूरल पश्तून्स का सपोर्ट भी तालिबान के पास था, जो कि 2014 में अशरफ गनी के पावर में आने के बाद ज्यादा बढ़ा। और वो इसलिए क्योंकि अशरफ गनी फुल पब्लिक सपोर्ट से पावर में नहीं आए थे। उन पर और उनके कॉम्पिटिटर अब्दुल्ला पर इलेक्शंस के दौरान फ्रॉड के एलिगेशंस लगे, जिसे सुलझाने के लिए खुद यूएस ने इंटरफेयर किया और किसी तरह अशरफ गनी की सरकार बनाई। लेकिन क्योंकि गनी के पास में पश्तून्स का फुल सपोर्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने पावर में रहने के लिए तजीक, उज़्बेक और हजारा पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट लिया, जिसकी वजह से कई इलाकों में इन कम्युनिटीज के नेटवर्क्स अपनी मनमर्जी करने लगे, जिसकी वजह से पश्तून्स में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वहीं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने अपनी बुक नेवर गिव ए इंच में क्लियरली लिखा है कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों ही हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व थे। अब एथनिक डिवीजन प्लस करप्शन रूरल पश्तून्स को तालिबान के और करीब ले गया, जो कि तालिबान को रिक्रूटमेंट, फंडिंग और हाइडिंग में हेल्प करते थे। 2001 से 2021 के बीच यूएस बैक गवर्नमेंट होने के बावजूद यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग भी अपने पीक पर थी, जिसका कारण ओपियम फार्मिंग था, जो कि सबसे ज्यादा कंधार, हेलमंड और नानगढ़ में होती थी, जो कि पश्तून डोमिनेटेड इलाके थे। इसके अलावा तालिबान और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर पैसा कमाने के लिए लैपिस लाजुली स्टोन्स और टल्क की तस्करी भी किया करते थे। 90% से ज्यादा इलीगल टल्क को पाकिस्तान में सेल किया जाता था, जहाँ के ट्रेडर्स इसे साफ करने के बाद यूएस और अमेरिका की मार्केट में सेल करते। तस्करी और रूरल पश्तून सपोर्ट की वजह से तालिबान की पावर कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। 2018 में यूके की हाउस ऑफ डिबेट में रिवील हुआ कि अफगानिस्तान के 7 प्रोविंस और 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, जहां की सर्विस डिलीवरी, टैक्स कलेक्शन, लोकल कोर्ट्स और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोग्राम्स को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तालिबानी लीडर्स ही चला रहे थे। इनफैक्ट अमेरिका और यूरोप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि फोर्सेस के विड्रॉ के मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने यहाँ से विड्रॉ करने का फैसला किया, और वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका पर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर रहा था। दरअसल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2001 से 2021 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान पर $2 ट्रिलियन स्पेंड किए। एंड यही रीजन है कि 2020 में अमेरिका ने तालिबान के साथ में दोहा एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में तालिबान ने अमेरिका से प्रॉमिस किया कि वो अलकायदा और दूसरे एंटी अमेरिकन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अफगान सॉइल से दूर रखेंगे। वहीं इसके बदले में यूएस ने 14 महीनों के अंदर अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ करने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पर $7 बिलियन के वेपन एंड एम्यूनिशन छोड़कर चले गए। अब उन्होंने ये जानबूझकर किया या फिर जल्दबाजी में वेपन्स यहीं छूट गए, ये काफी क्वेश्चनेबल है। अमेरिका के जाने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांटेज चाइना को मिलने वाला था, क्योंकि चाइना हमेशा से अफगानिस्तान को सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करना चाहता था, ताकि वो अफगानिस्तान के रास्ते अपने इस प्रोजेक्ट को यूरेशियन कंट्रीज तक फैला सके। एंड इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना तालिबान के साथ में 2008 से टच में है। तब जब चाइनीज कंपनी मेटलॉजिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड एंड जिंक्स कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अफगानिस्तान में मिन्स्क कॉपर माइन को लेकर 30 इयर्स का एग्रीमेंट साइन किया था। उस वक्त चाइना पाकिस्तान के जरिए तालिबान से मिला था, ताकि वो उनकी मदद से यूगर मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान से खत्म कर सके, जो कि शिनजिंग प्रोविंस में चाइना के प्रोजेक्ट्स को डैमेज कर रहे थे। 2014 में पाकिस्तान के साथ सीपीसी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद तालिबान के साथ चाइना का कॉन्टैक्ट और ज्यादा बढ़ा।
और पावर में आने से ठीक एक महीने पहले यानी कि जुलाई 2021 में भी तालिबानी ऑफिशियल्स चाइना विजिट पर गए, जहां पर उन्होंने चाइना की फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। और तालिबान के आने से चाइना जितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, उसकी पोजीशन उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। 2021 के बाद चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर की है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मेनली ऑयल एंड मिनरल्स की फील्ड में है। जैसे कि अफगानिस्तान की गोल्ड माइन में चाइना ने 310 से 350 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा चाइना की एक कंपनी गोचिन यहाँ के लिथियम सेक्टर में 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा कुछ और माइनिंग एंड ऑयल प्रोजेक्ट्स भी हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका और यूरोप ने अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स एंड एसेट्स को सीज कर रखा है और उस पर कई सैंक्शंस भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से तालिबान को इस समय गवर्नमेंट चलाने के लिए सबसे ज्यादा कैश की जरूरत है, जिसमें चाइना की तरफ से अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट अफगानिस्तान का चाइना को एक्सपोर्ट भी 2021 के बाद बढ़ने की बजाय कम हुआ है। एंड चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस कर रखे हैं, उनमें भी कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से रिसेंटली अगस्त 2025 में अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम ने चाइना की एक कंपनी का ऑयल प्रोजेक्ट तक टर्मिनेट कर दिया। चाइनीज कंपनियों का स्लो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अक्सर डेब्ट ट्रैप और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का पार्ट माना जाता है, ताकि होस्ट कंट्री चाइना के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे। एंड यहाँ पर अभी चाइना का क्लियर इंटरेस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि बिना तालिबान के सपोर्ट के रन नहीं हो सकता। पर तालिबान को चाइना का ये कंट्रोलिंग नेचर कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान की वजह से। हिस्टोरिकली तालिबान और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस टाइम वर्स्ट सिचुएशन में है, और ये काफी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्टर है, क्योंकि तालिबान के आने के बाद सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन ये थी कि वो तालिबान का इस्तेमाल यूएस और भारत के अगेंस्ट नेगोशिएशन के लिए कर सकता है। एंड साथ ही टीटीपी, जो कि इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द है, उसे कंट्रोल करने में भी तालिबान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला था, क्योंकि तालिबान और टीटीपी दोनों ही क्लोज अलाइज रहे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट तालिबान के पावर में आने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अटैक्स पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। लेकिन क्यों? दरअसल 2016 में तालिबान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर को अमेरिकन फोर्सेस ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक में मार डाला। अब मुल्ला अख्तर मंसूर की डेथ तालिबान के लिए बहुत शॉकिंग थी, और वो इसलिए क्योंकि ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की एयर स्पेस में हुई थी। इसलिए तालिबान को अब ये भी शक होने लगा कि कहीं आईएसआई या फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ने तो मुल्ला अख्तर मंसूर के बारे में अमेरिकन फोर्सेस को इन्फॉर्म नहीं किया था। हालांकि इस बात का कोई एविडेंस तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। वहीं पावर में आने के बाद तालिबान को ये भी डर था कि पाकिस्तान कहीं उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस ना करे। दरअसल तालिबान के करंट सुप्रीम लीडर हाबिबुल्लाह अखंदादा एक रिलीजियस फिगर है, जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पश्तून बेल्ट में भी है, जिसकी वजह से ही अभी तक अफगानिस्तान स्टेबल नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान के ट्राइबल डायनेमिक्स चेंज नहीं हुए हैं, एंड पंजशीर वैली में आज भी नॉर्थर्न अलायंस ऑपरेट करता है। वहीं इसके अलावा तालिबान के अंदर खुद हकानी और कंधारी फ्रिक्शंस हैं, जिनके बीच में साइलेंट पावर स्ट्रगल चल रहा है। पीएम मुल्ला हसन, डिप्टी पीएम मुल्ला बरदार एंड डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये सभी कंधारी फ्रिक्शन का पार्ट हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। लेकिन हकानी और दूसरे ट्राइबल बेल्ट के लीडर्स को भी तालिबान गवर्नमेंट में स्पेस मिला है, ताकि इनके प्रोविंस का सपोर्ट भी गवर्नमेंट के साथ रहे। हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हकानी नेटवर्क पास्ट में पाकिस्तान और आईएसआई के काफी क्लोज रहा है, एंड रिसेंटली चाइना के भी काफी क्लोज आया है, जिसकी वजह से तालिबान को डर है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस बढ़ाते हैं तो कहीं पाकिस्तान उनके इन फ्रिक्शंस का फायदा उठाकर उनकी पॉलिटिक्स को अनस्टेबल करने की कोशिश ना करे। इसीलिए अफगानिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट की तरह ही तालिबान भी दुरान लाइन के कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा रिवाइव कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान और केपीके एंड बलूचिस्तान में मौजूद पश्तून बेल्ट्स का सपोर्ट भी उन्हें मिल सके। पर तालिबान की करंट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्टर है इंडिया। अब सेंट्रल एशिया का गेटवे होने की वजह से अफगानिस्तान भारत के लिए हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टनर रहा है। स्पेशली पाकिस्तान के साथ खराब रिलेशंस ने पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मंत्रा बना दिया, और वो था नेवर लूज काबुल। इसलिए अफगानिस्तान में भले ही किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट रहा है।
फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2001 से 2021 के बीच में इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में $3 बिलियन इन्वेस्ट किए। सलमा डैम, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, कंधार क्रिकेट स्टेडियम, पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये सब कुछ इंडिया ने बिल्ड किया है। इसके अलावा इरिगेशन एंड एनर्जी प्रोजेक्ट एंड इनफैक्ट भारत जल्द ही अफगानिस्तान में एक और डैम बनाने वाला है। इन सभी प्रोजेक्ट्स की वजह से लोकल अफगानियों के बीच में भारत की पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुई है। बट भारत और तालिबान के क्लोज आने में असली रोल प्ले किया है कतर और ईरान ने। पर कैसे? दरअसल साल 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इजिप्ट और मालदीव ने कतर की रॉयल फैमिली पर मिडिल ईस्ट में मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने और यहाँ पर इंस्टेबिलिटी फैलाने के एलिगेशंस लगाए थे और इसके बाद कतर पर कई तरह के सैंक्शंस इम्पोज कर दिए। अब इस क्राइसिस के बाद कतर और ईरान के टाइज पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज अब सऊदी अरब की डोमिनेंस को खत्म करना चाहती थी एंड अफगानिस्तान पर कंट्रोल उन्हें मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एज दे सकता था। पर अमेरिका और चाइना के होते हुए ये होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए साल 2021 में कतर ने इंडियन डिप्लोमेट्स की तालिबान के साथ में मुलाकात करवाई। कतर ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि कतर क्राइसिस के टाइम इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से एक था जिसने उसके साथ में ट्रेड को जारी रखा। वहीं सैंक्शंस के बावजूद भारत ईरान के साथ भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर भी कई एनालिस्ट के लिए कतर का भारत और तालिबान को क्लोज आना काफी शॉकिंग था क्योंकि कतर के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन है। लेकिन फिर भी कतर ने ऐसा किया क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री के अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ पास्ट में सीक्रेट टाइज रहे हैं एंड हिस्टोरिकली पाकिस्तान सऊदी अरब के ज्यादा क्लोज रहा है, जिसकी वजह से भी कतर और ईरान दोनों ही भारत को इस गेम में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे ताकि भारत की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के मिनरल वॉर को बैलेंस कर सके एंड भारत का डिप्लोमेटिक सपोर्ट अमेरिका को वापस यहाँ पर एंटर होने से रोक सके। एंड यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान के आने से पहले भी अफगानिस्तान का 52% एक्सपोर्ट भारत को ही जाता था, जिस मार्केट को तालिबान के लिए रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। अब तालिबान के भारत के क्लोज आने के पीछे कोई भी रीजन हो, लेकिन रीजनल डिप्लोमेसी में पिछले 10 सालों के अंदर भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है। बिकॉज इफ यू लुक एट द मैप, एक्सेप्ट भूटान, किसी भी नेबरिंग कंट्री में भारत ज्यादा फेवरेबल पोजीशन में नहीं है। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में भारत ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन किया है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से इनके साथ में भारत के रिलेशंस अब पहले जैसे नहीं है। वहीं म्यांमार में पिछले 5 सालों से सिविल वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहां पर अमेरिका और चाइना दोनों ही प्रॉक्सीज के जरिए रेयर अर्थ मिनरल्स एंड सी एक्सेस के लिए भारत के साथ कम्पीट कर रहे हैं। और हाँ, भारत के तालिबान के साथ ये रिलेशंस कोई परमानेंट नहीं है, कभी भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए भारत ने अभी तक तालिबान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है एंड भारत के लिए भी सबसे बेहतर यही होगा कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी इस पोजीशन को कैश आउट करने की कोशिश करे ताकि फ्यूचर में उसे कम से कम डैमेज फेस करना पड़े। क्योंकि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको अभी तक ये भी समझ आ गया होगा कि अमेरिका वापस अफगानिस्तान में इंटरेस्ट दिखा रहा है और इस बार उसका इंटरेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से है। एंड ऐसे में तालिबान आने वाले टाइम में किस तरह से सर्वाइव करेगा एंड कहीं इस बार रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से अफगानिस्तान अमेरिका और चाइना के बीच में बैटल ग्राउंड बन गया तो आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड ऐसे ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।